नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है और हमारे देश में चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। लेकिन किसी भी उत्सव का मजा तभी है जब वो साल में एक आध बारी आए। लेकिन अगर कोई उत्सव रोज रोज होने लगे तो फिर मजा भी थोड़ा किरकिरा हो जाता है। आप भी समझ रहे हैं इस चीज को। हमारे देश में चुनाव नाम के उत्सव के साथ भी कुछ यही हो रहा है। साल में 3-4 बार कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। कभी लोकसभा तो कभी विधानसभा, कभी नगर निगम तो कभी पंचायत चुनाव। बार बार होने वाली चुनाव की चिकचिक से सरकार से लेकर के आम लोगों तक जो सफर करते हैं, उसी का एक उपाय निकालने के लिए एक देश एक चुनाव यानी कि एक साथ सभी चुनाव कराने का फॉर्मूला सामने आया है। इस आइडिया पर बनी वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट को कमेटी ने कई संगठनों, पार्टियों और नेताओं के अलावा एक्सपर्ट्स परामर्श और 191 दिन की रिसर्च के बाद तैयार किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यों की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर में बनी थी, जिसमें रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं। रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। तो ऐसे में सवाल तमाम सारे हैं कि एक देश एक चुनाव की जरूरत क्या है, इस प्रक्रिया को फिर से लाने के पक्ष में क्या तर्क है, क्या विरोध है, तो किस बात को लेकर के विरोध है, और सबसे बड़ी बात कि अब आगे की राह क्या है, जानेंगे इस डिबेट में। तो वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हुआ। अब इस पर तमाम सारी फिलहाल प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और इस बीच अपने अपने तर्क हैं। जिस तरीके से अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि यह एक संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है, और लेकिन सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तमाम सारे तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात करें तो अब 2029 में क्या हम देखेंगे, एक देश एक चुनाव की एक शुरुआत हो जाएगी, क्या आगाज हो जाएगा। हालांकि अभी ये बहुत शुरुआती दौर है, अभी बहुत सारे इसके पड़ाव हैं, लेकिन आगे की राह कितनी आसान है और आगे किस तरीके की पेचीदगियां हैं, आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। और विरोध है तो किस बात को लेकर के है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं बढ़ करके जो बात है, हम एक देश एक राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते, राष्ट्र हित की बात करें। क्योंकि जब हम बात देश हित की करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। 18,626 पेज की ये रिपोर्ट है। और इसी बीच आपको बता दें, जब आम चुनाव को लेकर के जब बात करती है, हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है, लेकिन जब इससे पहले की अगर बात करें तो 1952 में जब आम चुनाव हुए थे तब भी एक देश एक चुनाव ही था। उसके बाद 56 में भी कुछ इस तरीके की परिपाटी देखने को मिली, 52 में, 56 में, उससे फिर 62 में, फिर 67 में। तो उसके बाद किस तरीके से कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगर निगम के और पंचायत चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसके पीछे लगातार ये तर्क दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब आम जनमानस से जुड़ी चीज़ों की बात करें, जब चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, खर्चा होता है, जब टैक्स पेयर जब अपना किस तरीके से खर्चा होता है, और चुनाव का जो पैसा जो बचेगा वो कहीं ना कहीं देश हित में, जब राष्ट्र हित में लगाया जाएगा, तो सरकार की तरफ से लगातार ये तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार इस तरीके के सवाल अब कर रहा है। ये संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है, संविधान की बुनियादी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होने का बात की, और साथ ही साथ लागत बचाने के तर्क को सरकार निराधार बता रही है। जब एक तरफ समझिए, यहां पर जब सरकार खर्च की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इस खर्च को बचाने को लेकर के निराधार कर रहा है, बात बता रहा है इसको।
तो अब सरकार के लिए अब आगे की राह कितनी आसान है, और सबसे बड़ी बात है कि आगे और किस किस तरीके की अभी पेचीदगियां हैं। अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो किस तरीके से सत्ता पक्ष अब उसको जवाब देगा। तो आज कुछ ऐसे ही स्वस्थ बहस कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात देश हित की है, बात राष्ट्र हित की है। जल्दी से जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। खेमचंद जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस प्राइम डिबेट में। और अजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज अभी पहले कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं कि पक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, आपने क्या तर्क दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आज बहुत एक आसान सी भाषा में, अजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो से किस तरीके से वो रिपोर्टिंग की है, उनका अपना अनुभव है। अजय जी, मैं सबसे पहले जरा एक आसान सी भाषा में आपसे समझने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, 1952 फिर 57 किस तरीके से चुनाव हुए, लेकिन अब एक बार फिर कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सौंपी गई है। अब आगे किस तरीके की राह, जरा इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा आपसे अजय जी। देखिए, मुझे लगता है जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है, जो जिस भावना से सौंपी गई है कि इससे धन बचेगा, इससे तमाम सारी चीजें होंगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जो सेंटर फॉर मीडिया की रिपोर्ट के आधार पे कहा जा रहा है कि 5 लाख करोड़ बचेगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि चुनाव में यदि चुनाव आयोग की आप उस पे जाएंगे, वेबसाइट पे ही चले जाएं, तो वहां पर जो 2014 के चुनाव में टोटल लोकसभा चुनाव में खर्च आया था वो 3870 करोड़ रुपए आया था। यानी आप इससे समझिए, क्योंकि 2019 का उन्होंने अपडेट नहीं किया है इसलिए नहीं बताया जा सकता, लेकिन सीटें चूंकि उतनी हैं तो इसलिए यह बात समझा जा सकता है कि उसमें यदि जो भारत सरकार कहती है महंगाई की दर, यदि उसी दर के मुताबिक बढ़ा ले तो भी वो 4,500 करोड़ से ऊपर का नहीं खर्च होता है जी। इसके बाद रही बात राज्यों के चुनाव की, तो निश्चित रूप से राज्यों के चुनाव का है तो हर राज्य का अपना उसका बनता है, हर एक का राज्य के बैलेट और सारी चीजें बनती हैं तो उसके मुताबिक होता है। तो इस तरह से करके जो देश में चुनाव है 5 साल में, क्योंकि हमारे देश में आज भी 5 साल के ही लिए विधानसभा चुनी जाती है, 5 साल के लिए लोकसभा चुनी जाती है। ये बीच में किन्हीं राजनीतिक संकटों के कारण कोई सरकार गिरती है या कोई और वजह होती है तो उसके कारण यह स्थिति होती है कि वहां पर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। जी जी। तो निश्चित रूप से आज जब यह रिपोर्ट दी गई है उसमें भी है कि यदि कहीं पर इस तरह से राजनीतिक संकट के कारण मध्यावधि चुनाव हुआ तो वहां पर भी कराया जाएगा, लेकिन वो 2.5 साल के लिए कराया जाएगा। तो यानी डबल खर्चे की तो व्यवस्था इसी तरीके से हो जाती है। तो इसमें कहीं कोई बचत नहीं होने जा रही, पहली बात। दूसरी बात, जो इसको अदर्स खर्चे जैसे प्रत्याशियों के खर्चे और सबकी बात को जोड़ करके यदि अमाउंट जोड़ा जा रहा है तो वो भी बचत नहीं होती है, क्योंकि विधानसभा का कैंडिडेट होगा उसका अपना प्रचार का खर्चा होगा, लोकसभा का होगा उसका अपना होगा। उसके अलावा इसमें जिस तरह से अप्रासंगिक है, क्योंकि हर एक चुनाव का अपने मुद्दे अलग होते हैं जी। राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, वहां के स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। यदि हम बात करें जो है नगर निगम की, नगर पंचायतों की, तो उनके मुद्दे अलग होते हैं, और यदि हम करें ग्राम पंचायतों की तो उनके मुद्दे अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं पर भी यह कोई जो कहेंगे व्यवहारिक नहीं है, न कोई बचत का है, उल्टा यह एक प्रकार से जो संघीय रिश्ते हैं, क्योंकि भारत एक देश नहीं है बट एज ए संविधान जी, भारत राज्यों का समूह है, यानी गणराज्य है। बिल्कुल। और गणराज्य में यदि आप, और इसी के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 सूचियां बनाई, एक केंद्र की सूची जी, एक राज्यों की सूची और एक समवर्ती सूची जी। इसलिए यह एक ऐसा विषय राज्यों के चुनाव के लिए जो है स्थानीय निकाय और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए, ग्रामीण पंचायत के चुनाव के लिए वहां राज्यों का चुनाव आयुक्त होता है। इसी तरीके से केंद्र में केंद्र का होता है जो विधानसभा और उसके कराता है। आप इससे समझ लीजिए तो यह, और रही बात, आज भी एक ही वोटर आईडी होता है।
जी जब भी चुनाव बिल्कुल होते ऐसी हैं तमाम तो सारी पेचीदगियां, जैसा कि अजय जी आपने बताया, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और भी चीजों को समझूंगा। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेजस वच्छानी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ खेमचंद शर्मा जी भी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। खेमचंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार किस तरीके से जो रिपोर्ट सौंपी गई है और 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है, लगातार सरकार अपने अपने तर्क दे रही है, एक्सपर्ट्स जिसमें है तमाम सारे कमेटी में लोग हैं, एक से बढ़कर एक, जिस तरीके से। तो क्या कुछ सबसे पहले है कि एक क्या संदेशा देना चाहती है, और विपक्ष के जो सवाल उठा रहा है उसको कैसे जवाब देगी जी, खेमचंद जी? देखिए, ये कमेटी स्पेशलिस्ट की कमेटी है, सीनियर ब्यूरोक्रेट प्लस जो राजनेता रहे, उसमें पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, गृह मंत्री हैं, सबने इसमें डिटेल में चर्चा पर चर्चा की। एलओपी भी रहे, जो पूर्व एलओपी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, सब लोगों ने इसमें गहन अध्ययन किया है। पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन होता था, और अब जो अलग अलग समय पे अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं, हम लोगों ने देखा इससे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इससे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डिरेल होती हैं। जैसे ही आप आचार संहिता लग जाती है, बहुत सारे काम आप करवा नहीं सकते, जनता की भलाई के काम करवा नहीं सकते, वो रुक जाते हैं। और इलेक्शन की वजह से बहुत सारे निर्णय लोग इलेक्शन की दृष्टि से लेते हैं, तो उससे जो विकास के कार्य हैं वो बाधक हो जाते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा सजेशन दिया गया है। 2029 में उस समय बहुत सारी और चीजें भी चेंज होंगी, क्योंकि उस समय जो सीट है, क्योंकि अवधि जो है सीट बढ़ाने की वो भी पास में आ जाएगी, लोकसभा की सीटें भी बढ़ने वाली हैं, परिसीमन भी होगा। और उस समय नया सिस्टम अगर जारी होता है तो उससे हमारे देश की एक जो प्रोग्रेस है वो तेजी से आगे बढ़ेगी, और हमारे जो खर्चा है वो भी कम होगा, समय बर्बाद नहीं होगा। जो बार बार इलेक्शन होते हैं उसमें रिसोर्स, समय सब बर्बाद होते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वन इलेक्शन होता है, वन नेशन में एक साथ इलेक्शन होता है, तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे, और फिर फोकस काम पे रहेगा, ना कि चलिए, बहुत सारे फायदे होंगे, पूरा पूरा काम पर फोकस होगा। तेजस वच्छानी जी, आपने सुनी बीजेपी प्रवक्ता की बात और आपने वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना, लेकिन आप लोगों के कुछ अपने अलग ही तर्क हैं, ये संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है, ये तर्क दिए जा रहे हैं। जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारा देश बहुत बड़ा है, और यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात की जाती है तो सबसे पहले जो टेक्निकी चुनौती आती है उसकी हम बात करें तो अगर एक साथ सारे इलेक्शन हमें करवाने हैं, सारे चुनाव करवाने हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा पैसे की बात की जाती है, ईवीएम मशीन की बात की जानी चाहिए, या फिर उसमें लगने वाले मैन पावर की बात की जानी चाहिए। जैसे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम विकास करेंगे, एक साथ पूरा इलेक्शन हो गया तो सीधा फोकस ये रहेगा कि हम सीधा विकास कर पाएंगे, बार बार बीच में इलेक्शन नहीं आएंगे तो विकास के कार्यों में तेजी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने की बात आती है। जब ये कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी जो पार्टी के पास सबसे ज्यादा संसाधन होंगे जनता के तक पहुंचने का, या फिर उनके पास जो पैसे की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए, या फिर अन्य कोई भी बात की जाए, वो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव के इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब बात हम करते हैं कि संघीय ढांचे की बात करते हैं, राज्यों के चुनाव की बात करते हैं, पंचायत के चुनाव की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले देखा जाता है कि जो क्षेत्र की पार्टियां है वो क्या इतनी कैपेबल है कि वन नेशन वन चुनाव के तहत वो आसपास के अन्य जिला या राज्य में भी वो अपना विस्तार कर सके। सबसे बड़ी बात यही है, लोकतंत्र में और हमारे संघीय ढांचे में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उन्हें सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। महात्मा गांधी कहते थे कि पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर पावर का एकत्रीकरण कर रही है। वो एक दिखाना चाहती है कि देखिए सारी जगह पर हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो स्थानीय निकाय के चुनाव, अच्छा तेजस जी बताइए, आपने ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, आपके अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी, उसमें भी देखिए कितने एक्सपर्ट थे, पूर्व राष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद की बात कर ले समेत 8 लोग थे किस तरीके से। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ रिसर्च हुई है, 7 देशों की रिसर्च के बाद ये चीजें सामने आई हैं। आपने कहा कि जो निशान थे, मुझे एक बार नाम बता दीजिए जिसमें से इनका बैकग्राउंड को एकेडमिक हो। आपने कहा गृह मंत्री थे, गृह मंत्री के पास क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है रिसर्च करने का कि वो जाके रिसर्च करे? वो सिर्फ इसलिए कमेटी में थे क्योंकि वे गृह मंत्री है, उनके पास उस कमेटी में रिसर्च करने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है कि वो इस कमेटी के आधार पर निर्णय ले सके। बात की आपने 7 देशों के रिसर्च की, ठीक है,
रिसर्च 7 देशों में हुई होगी, लेकिन यहाँ बात भारत के लोकतंत्र की है, भारत के संघीय ढांचे को बचाने की बात है। तो रिसर्च भी भारत में होनी चाहिए, बाहर क्यों हुई? और तो यार मैं बात क्या ये करते मान हैं लूं कि कि आप सारी निष्णात योग्यता के जो है वो तेजस जी के सारे पास ही है? निष्णात तेजस जी ने जो अपनी दीपक, बात रखी, कहा सुनिए, संसदीय सुनिए। प्रणाली के अनुकूल की बात कर रहे हैं, आपने सब पे सवाल उठा दिया तेजस जी। देखिए, मैंने सवाल सिर्फ इतना उठाया कि आपने बोला कि जो लोग थे वो निष्णात थे। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जो निष्णात थे उसमें विपक्ष में से कितने लोगों का आपका सुझाव लिया? किसी का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? विपक्ष को आपको बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को कमेटी में डाला जो भाजपा के फेवर में बोलने वाले लोग थे, या फिर अच्छा, जो उन मैंने तो विचारधारा से नाम लिया सहमति अभी, रखते देखिए हैं। रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत, अब पता नहीं आप किस पार्टी से उनको समझ रहे हैं। नहीं, गृह मंत्री किस पार्टी से? नहीं, गृह मंत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्व राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, मैं गुलाम नबी आजाद की बात कर रहा तो हूं। किनके समर्थन से पूर्व राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति चुन के गए थे? समर्थन की बात नहीं हो रही है, किस राजनीतिक दल के थे। चलिए मैं यहां पर एक बार अजय जी के पास आऊंगा। अजय जी, कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि लगातार 7 देशों की रिसर्च और बड़े बड़े, जिसमें राजेश साल्वे जैसे वकील, बड़े लोग, रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। मैं इसमें सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि इसके सदस्य भी सारे सवालों के दायरे में, इनमें जितने सदस्य हैं, आप देखिए हरीश साल्वे भारत सरकार के वकील हैं, निश्चित रूप से वो विधि विशेषज्ञ हैं, होना चाहिए उनको। रामनाथ कोविंद वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं। उसके बाद में अमित शाह गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं। इसके बाद में रामनाथ कोविंद के ही सेक्रेटरी रहे वो कोठारी है। उसके अलावा मतलब जितने लोग हैं वो घूम फिर के सब भाजपा के समर्थक हैं, एकमात्र को छोड़ करके, अधीर रंजन चौधरी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि आपको अपने मुताबिक सब कुछ करना था। और जिस स्टडी की आप बात करते हैं कि कुछ देशों की आपने स्टडी करी, तो आप स्टडी पे यदि आते हैं तो तमाम सारे देशों में जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर बैलेट से होता है, तमाम दूसरी चीजों से होता है। तो आप भी क्या कराएंगे? क्या आप उस विश्वसनीयता को कायम करेंगे? 100% वीवीपैट करेंगे? नहीं। और फिर अभी देश की जनगणना हुई नहीं है, और जनगणना हुए बिना परिसीमन की बात करते हैं, तो साहब परिसीमन कैसे होगा जब जनगणना ही नहीं हुई? तो तमाम सारे इसमें पेच हैं। फिर राज्य और केंद्र के संबंधों को लेकर के है, जिस तरीके से वो संबंधों, आप क्या दूसरे के अधिकार को ग्रैब कर लेना चाहते हैं? तीसरी चीज ये है कि भारत सरकार तमाम चीजों पर यह कहती थी, जो 2014 का इनका संकल्प पत्र है उसे पढ़ लीजिए, और उसमें जो जो चीजें गिनाई थी उन पर तो काम नहीं हो रहा है। साहब काम किस पे हो रहा है? एजेंडा साबित करने के लिए। तो ये जिस तरह का खेल है ये वैसे ही है जैसे 1 नेशन 1 टैक्स की बात होती थी और जीएसटी लाया गया, और जीएसटी के कितने सारे स्लैब बना बिल्कुल दिए स्लैब गए में उसके और बाद परिवर्तन किया गया। ठीक है, चलिए मैं एक बार खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है, एक्सपर्ट्स, परामर्श, और 191 दिन की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है, और 8 इसमें सदस्य कमेटी में। अब उसके बाद भी लगातार विपक्ष के अपने तर्क हैं, वरिष्ठ जनों के अपने तर्क हैं, तो अब कैसे, फिलहाल अब एक शुचिता की जब बात की जा रही है, जब आगे 2029 के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो कैसे फिर इसकी परिकल्पना की जा सकती है? देखिए अभी तो बहुत लंबा समय है, और बिल्कुल कई पेचीदगियां अभी आगे की राह, किस तरीके से इस पे डिसीजन लेते हैं, लेकिन देश के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अभी आप देखिए हर साल 1 या 2 बार इलेक्शन होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के। ये तो स्टेट के इलेक्शन है। स्टेट के बाद फिर आप देखेंगे कि तो लोकल निकाय के चुनाव होते हैं, जिसमें हमारे पार्षद, मेयर आदि चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, बीडीओ के चुनाव होते हैं, बहुत कई स्तर के चुनाव होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर साल 2 या 3 बार। लेकिन आप विपक्ष को नहीं समझा पा रहे हैं ये सारी चीजें, उसके विपक्ष के तर्क अपनी जगह हैं। नहीं, विपक्ष को पूछना चाहता हूँ, आप सत्ता में थे, हाँ, आजादी के बाद क्यों 3-4 इलेक्शन इस तरीके से हुए? आप तो सत्ता में थे, इसका मतलब उस समय आप मैनिपुलेट कर रहे थे। तो आपने फिर इसको
अलग अलग समय पे करा के देख लिया, इसकी बहुत सारी खामियां हैं, तो इस पे डिबेट होनी चाहिए। चलिए, अब सवाल के बदले सवाल उठ गया है जी। तेजस जी, अब इस सवाल का जरा मैं चाहूंगा आप जवाब दें। उन्होंने बताया कि इसमें क्या खामियां, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप ही चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते, इसीलिए तो आपने इस कमेटी में बाकी विपक्ष के लोगों को शामिल नहीं किया। बात की कि हमने आजादी के बाद ये इलेक्शन करवाया। आजादी के बाद परिस्थितियां क्या थी? उस टाइम हमारे पास कितना मैन पावर था? उस टाइम क्या हम सारे इलेक्शन के लिए जो हमारे पास सारी बॉडियां थी वो क्या पूर्ण रूप से गठित हुई थी या नहीं? ये भी उस टाइम पे हमें देखना चाहिए। लेकिन आज परिस्थितियां ये है कि हम देख रहे हैं कि सत्ता का एक केंद्रीकरण हो रहा है, कि जहां पर ये दिखाने की बात की जा रही है कि इस देश में मैं ही अकेला हूँ, इस देश में मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इस देश में मेरी पार्टी सब कुछ करेगी। अब इस रवैये के साथ वो ये कराना चाहते हैं कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर आप इतने ही समझदार थे और आप इतने ही अच्छी अच्छी बातें करते हो, तो आपने विपक्ष के नेताओं को उस कमेटी में स्थान क्यों नहीं दिया? विपक्ष में बहुत सारे अनुभवी नेता है, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, अपने महाराष्ट्र से शरद पवार है, तमिलनाडु से है, बहुत सारे लोग हैं। आपने क्यों नहीं जगह दी इन सारे लोगों को वहां पर? आपने सिर्फ अपने ही लोगों को दी जगह, और आप बोल रहे हैं कि हम विदेश में स्टडी करके आए हैं। विदेश में ठीक है जी, आपके अपने अलग तर्क हैं, आपने अपनी बात रखी। अजय जी, लगातार इस पक्ष विपक्ष के बीच फिलहाल आपको क्या लगता है आगे की राह अभी इतनी पेचीदगियां, अभी राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है? स्वाभाविक सी बात है, आसान है भी नहीं, और उसके पीछे वजह है। यह कह देने मात्र से नहीं काम चलेगा कि यह समय बचाएगा और सारी चीजें, कोई चीज नहीं। आप इसको ये देखिए, जब जिस जगह का चुनाव होता है उस जगह पे यूज होता है आचार संहिता, ना कि पूरे देश पर होती है, पहली बात। दूसरी चीज, यदि कहीं की वो विधानसभा भंग हो जाएगी या कहीं का कुछ और हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या आप चुनाव नहीं कराएंगे या आप लोकतंत्र खत्म कर देंगे? तीसरी चीज, यदि आप करेंगे तो आधे समय के लिए ही करेंगे, तो 2 चुनाव का खर्चा उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? यदि आप याद करिए, जो 1951 में चुनाव की शुरुआत हुई थी, उस चुनाव से लेकर के 67 तक जो चुनाव हुए वो एक मुश्त हुए। लेकिन अजय जी, मैं चाहूंगा कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। जिस तरीके से चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा फिलहाल सार्वजनिक किया, वेबसाइट पर अपलोड किया, और एसबीआई से मिला डाटा इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल अपलोड किया। तो 776 पन्नों का डाटा चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाला, जिसको लेकर के समय दिया गया था, फिलहाल 15 मार्च का समय दिया था, और आखिरकार इसी ने अपनी वेबसाइट पर यह अपलोड किया डाटा। बड़ी खबर जिस वक्त थी, तो किस पार्टी को कितना पैसा मिला इसकी पूरी डिटेल इसमें है। जिस पैसे को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे और कोर्ट ने भी सवाल पूछा था और कोर्ट ने भी वक्त दिया था, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला की गूंज साफ तौर पर सुनाई दी, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट ने भी इस तरीके से अब वक्त दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक का फिलहाल जो वक्त दिया था फिलहाल अब, और उसके बाद टिप्पणी भी की थी क्या फिर से एक बार हस्तक्षेप करना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर फिलहाल अपलोड किया। एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से एक बार टिप्पणी ले लेता हूं। अजय जी, एसबीआई का मामला जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं अब दबाव में आया था और प्रेशर काफी था कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए, आप आखिरी दम तक रोकने का प्रयास किया गया कि कैसे ये सार्वजनिक ना हो, और किस तरीके से इसके लिए जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी है, वो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके इस पे स्पेशल रेफरेंस की बात करी थी। आप इस लीगल उसको समझिए, रेफरेंस कब दिया जाता है जब इतना बड़ा मसला हो, और इसमें निकल के भी आने लग गया कि जिस तरह से सीरम को धंधा दिया गया, उसमें 52 करोड़ रुपया उसने उसके बदले में चंदा दिया। इसी तरीके से तमाम चंदे के आ रहे हैं जिनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उन्होंने आके चंदा दे दिया, और उसके बाद में जिस तरीके से ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से उनसे चंदा लिया गया और सारी चीजें की गई। तो बहुत सारे सच अभी और सामने आएंगे पूरी लिस्ट आने के बाद में। फिलहाल जो स्थिति है, यह एक बात बिल्कुल, जब हम चुनाव पे बात कर रहे थे तो चुनाव में एक चीज जान लीजिए कि जो चुनाव होते थे उसमें विधानसभा और लोकसभा का अकेले होता था, और जो उसमें
मध्यावधि होने लगे या इनकी तारीखें बदली, उसकी वजह एकमात्र थी कि वो सरकार गिराने के समय में जो भारतीय जनता पार्टी की मात्र पार्टी थी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने मिल करके किस तरीके से, कम्युनिस्ट ने किस तरीके से सरकार गिरवाई थी मध्यावधि, और उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू हुई। वही समस्याएं भविष्य में भी आने वाली है। बिल्कुल, भविष्य में वो समस्याएं आएंगी अजय जी, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसमें पूरे देश की नजरें थी लगातार जिस तरीके से, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जो है वो फिलहाल सार्वजनिक किया, और ये वो नाम भी सामने है जो लगातार जिस तरीके से 776 पन्नों का एक डाटा चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाला है। तो किसी पार्टी को कितना पैसा मिला है इसमें सब अब जिक्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा इस पूरे मामले में। तो इस मामले में अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। खेमचंद शर्मा जी, लगातार जिस तरीके से हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन एक सवाल इस बड़ी खबर पर भी मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि अब 776 पन्नों का एक डाटा चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाला है। आने वाले समय में कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक प्रेशर था, एक दबाव था। देखिए, अभी चीजें सामने आएंगी और कांग्रेस जो हल्ला मचा रही है या विपक्षी दल हल्ला मचा रहे हैं, इनको भी पता चलेगा कि कांग्रेस को 1000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है, किसने दिया है, कहां से मिला है। और एक पारदर्शी सिस्टम सरकार ने प्रस्तुत किया था, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं, तो नया सिस्टम बनाया जाएगा। इसमें लीगल तरीके से बॉन्ड खरीदे गए और बॉन्ड खरीदने के बाद उन बॉन्ड को जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने रिडीम कराया। अब सब डेटा सामने आ जाएगा और पता चलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि इसमें सरकार छुपा रही है, तो उनको भी बताना पड़ेगा कि उनको जो चंदा दिया है क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया है या कोई लाभ लेने के लिए दिया है। अगर ऐसा नहीं तो वो अपने को अलग कैसे कह सकते हैं, तो वो सरकार पे कैसे आरोप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तेजस जी, इस पर मैं जरा आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि सरकार अब साफ तौर पर छुपाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी चीज है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अब दे दी गई है। अब देखिए, अभी मैं चुनावी बॉन्ड का वो वही देख रहा हूँ कि क्या क्या आया है, इनकी कंपनी का नाम है। आपने बोला कि चुनावी बॉन्ड को लेकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये पानी का पानी और दूध का दूध तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सत्ता और आरबीआई को फटकार, एसबीआई को फटकार लगाई, उसके बाद ये सब हो रहा है। लिस्ट आया है, मैं देख ही रहा हूँ, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको नाम सुनकर चौंक जाएंगे कि इन लोगों ने कितना कितना फंड भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आप आंकड़ा देखिएगा आराम से। बात कर रहे हैं कि विपक्ष को फंड मिल रहा है, विपक्ष को जो फंड मिल रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा सत्ताधारी दल को मिल रहा है। इसीलिए वे आज तक इसका जो डेटा है उसको दिखाने के लिए और राजी नहीं हो रहे, तो उसको छुपाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज लोकतंत्र बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आखिर कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। बड़ी खबर पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़े, तेजस जी भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ इस बड़ी डिबेट में जुड़े, और इस वक्त टीवी 27 न्यूज के ग्रुप एडिटर हमारे साथ आलोक द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, 776 पन्नों का डाटा चुनाव ने वेबसाइट पर डाला है। अब पूरी पारदर्शिता की बात की जा रही है। अब आने वाले समय में कुछ और भी नामों का खुलासा हो सकता है, अब इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। देखिए, चुनाव आयोग ने एसबीआई से जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही थी उससे जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, और चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी कल। और भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया है जिसमें ये कहा गया है कि सारी जानकारी आए, और वो कहीं ना कहीं सामने कर दी गई है जानकारी, और वो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल जिस तरीके से अभी अब पारदर्शिता के तहत बिल्कुल बात की जा रही थी कि चंदा आखिर किसने लिया, किसने दिया, और सबसे बड़ी बात कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें हैं और क्या कुछ वाकई में कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच फिलहाल कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो वो लिस्ट भी है जो 776 पन्नों की, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के फिलहाल जो रिपोर्ट थी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल जारी कर दी गई है। मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार अजय जी के पास
पास आऊंगा। अजय जी, लगातार जिस तरीके से अब ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, अब आगे इस मामले में जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि किस तरीके की अब आप देख रहे हैं राह। देख रहा हूं कि ईडी ने छापा मारा था, सीबीआई ने छापा मारा था जीएमआर पर, और जीएमआर ने 100 करोड़ रुपया दे दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है, उसने 23 मार्च को दिया पहले 50 करोड़ रुपया, फिर उसके बाद में दिया 50 करोड़ रुपया अगले दिन 24 मार्च को। तो ये और इनके यहाँ भी ईडी ने 400 करोड़ रुपया की जब्ती की थी, 400 करोड़ की जब्ती करी, 100 करोड़ दे दिया, बच गए। जीएमआर ने ये किया और अदानी को सौंप दिया एयरपोर्ट, और उसके बाद में वो मस्त हो गए और प्लस चंदा दे दिया। इसके बाद में इसी तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। तो जो सरकार, चूंकि सरकार ही लाभ दे सकती है, विपक्ष तो दे नहीं सकता, तो साहब लाभ लेने के लिए हफ्ता वसूली हो रही थी, यह बात साबित होती है। प्रोटेक्शन मनी दी जा रही थी, यह साबित हो रहा है। और यह साबित हो रहा है कि सरकार कैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही थी। अभी आई रिपोर्ट में चंद एक पेज देखने पर ही यदि ये मिल रहा है, तो सारे पेज देखने पर कितना कुछ सच सामने आएगा आप समझ सकते हैं। इसलिए इतना बड़ा घोटाला है ये, अपने आप में ये वसूली तंत्र है, और इसका घोटाला होगा और खुलासा होगा कि कैसे कैसे सरकार ने किन किन कंपनियों को क्या क्या लाभ दिया, कैसे पीएम केयर फंड में भी पैसा गया इसका, उन काले जो काला धन है जिसको कहते हैं, और उसका ये काला धन और सबको जो एडजस्ट किया गया है वह सामने आएगा। जी, पैसा कहां से आया, कहां गया, किसके अकाउंट में गया, किस संस्था में गया, बड़ी बात यह है। मैं एक बार खेमचंद जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही तो मेरा सवाल आपसे यही है कि कुल मिलाकर ये सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है इस पूरी कवायद के बीच कि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सांच को आंच क्या, और हर तरीके की जांच के लिए फिलहाल तैयार और पारदर्शिता की बात कर रही है। देखिए, सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार को ये फंड मिला है, वो उनको भी बताना पड़ेगा कि 1000 करोड़ रुपए जो आपके पास आया है वो किस नियत से आया है। जितने बिजनेसमैन होते हैं, कंपनी होती है, वो सभी को फंड करती है, और ये ऑब्वियस है कि सरकार में जो रहता है उसको ज्यादा फंड करती है। यूपीए में जब ये थे तो इनको ज्यादा फंडिंग होती थी, हमारे को अपोजिशन वालों को कम फंडिंग होती थी। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से नियत और नीति पे ये आरोप लगा रहे हैं, वो नीति और नियत इनको बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम तो रेडी हैं, क्योंकि हमें किसी ने फंडिंग की है, और पॉलिटिकल फंडिंग, और इसमें क्या है, सीधा कैश नहीं दिया उन्होंने, एसबीआई से खरीदे हैं बॉन्ड, और बॉन्ड खरीद के वो बॉन्ड हम लोगों ने रिडीम किया है। तो ये सब लीगल है और ये सारा रिकॉर्डेड है। ऐसा तो है नहीं कि इलीगल मनी ली गई है, ब्लैक मनी ली गई है। ये सारी की सारी व्हाइट मनी है, और ये उनके अकाउंट में भी रिकॉर्डेड है, हमारी पार्टी के अकाउंट में भी रिकॉर्डेड है, और आज ये पब्लिश भी हो रहा है। हाँ, लेकिन इससे कांग्रेस की और विपक्ष की कलई खुल जाएगी, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद से गले तक करप्शन में डूबे हुए हैं, जो हम पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे को भी इस रिपोर्ट को स्टडी करना है, क्योंकि इस रिपोर्ट में अभी मैं जो देख रहा हूँ वो कंपनियों के नाम और अमाउंट आ रहे हैं, कितना पैसा। तेजस जी, सारे नाम आ रहे हैं, देखिए अकाउंट में एक नाम भी आ रहा है, सारी चीजें, और कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, सारी चीजों की जांच चल रही है। फिलहाल अब वो नाम सामने आ गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फिर घूम फिर के फिर सरकार सब कुछ कह रही है कि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, गलत कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दे कि इनके पास पैसे कहाँ से आए। हमारे से ज्यादा आपके पास पैसे आए, और उसी का लिस्ट यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात गई कि इसमें सब कुछ लीगल कर दिया गया। अरे भाई, कल उठकर आप मर्डर को लीगल कर दोगे और आप मर्डर करना स्टार्ट कर दोगे, तो क्या दुनिया की नजर में मर्डर लीगल हो जाएगा? क्या वो नैतिकता के आधार पर वो सब कुछ सही हो जाएगा? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये चुनाव का वो जो डेटा है उसमें कि आपने किन किन पार्टियों से पैसे लिए और उनके बदले में उनको कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं। क्या लोग देख नहीं सकते कि आपकी पार्टी को एक कंपनी इतना रुपया दे रही है और आप उसके बदले में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो इस चीज बनाने का, इस चीज बेचने का? ये सब कुछ दिख रहा है लोगों के सामने, और आप बोल रहे हो कि सब कुछ सही है, सब कुछ लीगल है। अरे भाई, कौन सा लीगल है? नैतिकता के नाम पर आपके पास कुछ बचा ही नहीं है क्या? कि आपने सब कुछ, सारा काला धंधा, जो काला चिट्ठा, जो उगाई का धंधा है, उसको आपने लीगल कर दिया। इसका मतलब क्या ये हुआ कि दुनिया की नजरों के सामने सब कुछ लीगल हो गया?
और सबसे बड़ी बात यही है कि भाजपा के पास ना नैतिकता बची है और ना ही सत्य बचा है, इसीलिए वो बार बार घुमा फिराने की बात करती है, कभी वन नेशन की बात करती है, कभी कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। अरे भाई आप भले ही नैतिकता की देखिए बात करें, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता तो लगातार कह रहे हैं कि हर तरीके की जांच के लिए तैयार है, पूरी पारदर्शी तरीके से सारी चीजें हैं, सत्य के साथ तथ्य भी पूरी तरीके से सामने है। एक बार मैं अजय जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, कुल मिलाकर के चुनाव के पहले लगातार किस तरीके से जब अन्य तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम डिबेट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये एक बड़ा मुद्दा आया है, बहुत समीकरण बना सकता है, बिगाड़ सकता है, एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कह सकते हैं अजय जी। बड़ा मुद्दा भी है और एक चीज इसमें साबित हुई है, सुप्रीम कोर्ट को यह फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि आखिर सरकार पारदर्शी व्यवस्था क्यों नहीं चाहती है, वो क्यों छिपाना चाहती है, वो चोर नहीं है। यदि उनको कोई डर नहीं है, कोई गलत नहीं किया तो क्यों छिपा रही। लेकिन सरकार ने आखिरी दम तक जोर लगाया कि न हो। सारी जो है हरीश साल्वे जो इनके एडवोकेट है, वो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने पूरी पैरवी की, जो इस वन नेशन वन इलेक्शन वाले में भी सदस्य हैं। हाँ। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, एसबीआई के वकीलों ने ताकत लगाई और सब ने ताकत लगाई कि न देना पड़े। फिर आखिरी में क्या किया, आखिरी में कहा हमें टाइम दे दीजिए जून तक का, 30 जून तक का। और जब सुप्रीम कोर्ट ने तब फटकार लगाई, कहा कि इन्हें हम सजा देंगे, तब इन्हें मजबूरी में डाटा देना पड़ा, नहीं तो ये। और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के थ्रू इन्होंने फिर रुकवाने की कोशिश की थी। यानी इससे आप समझ लीजिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और रही बात कि जो विपक्ष में पैसा देने की बात होती है, तो विपक्ष के जो नाम आ रहे हैं सामने, उनमें एक भी ऐसा नाम नहीं आया कि जिसको कोई लाभ देने की बात हो, क्योंकि विपक्ष तो लाभ दे ही नहीं सकता है, विपक्ष तो सरकार नहीं है। तो फिर उसे जो पैसा दिया गया वो चुनावी प्रक्रिया का है, हिस्सा है, वो कोई गलत पैसा नहीं है। जो गलत पैसा वो कहा जाएगा जहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड हुई, जहां ठेके पट्टे दिलाए गए, जहां पे देश की तमाम चीजों को बेचा गया, उन लोगों ने किस तरीके से दिया, किस तरीके से सीरम जैसे इंस्टीट्यूट को, जिसकी आज वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं, उसको किस तरह। चलिए फिलहाल अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, आने वाले समय में कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज वन नेशन वन इलेक्शन पर भी हमने बात की और जिस तरीके से एसबीआई इलेक्ट्रोल को लेकर के अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है 776 पन्नों की। आप सब मेहमानों का शुक्रिया, खेमचंद जी आपका भी, तेजस जी आपका भी, अजय जी आपका भी और आलोक द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, ग्रुप एडिटर। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से आने वाले समय में अब कहीं ना कहीं पेचीदगियां बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ और भी नाम सामने आएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।